दोस्तों पिछले 10 सालों में कनाडा हर भारतीय के लिए एक एस्पिरेशनल डेस्टिनेशन बन चुका है। Indians continue to get Canadian citizenship. Now, for decades, Canada has been a magnet for immigrants. Canada reports its highest proportion of immigrants in the country's history. क्यों? क्योंकि जो यूएस नहीं जा पाता वो कनाडा जाता है। तो हर किसी को लगता है कि अगर अमेरिका के बाजू वाला देश है तो अमेरिका जैसा ही होगा, और पिछले 10 सालों तक ये बात बिल्कुल सही थी। लेकिन इस वक्त कनाडा की हालत बहुत खराब है। The national housing crisis is affecting their health and quality of life. We have a weak prime minister who's lost control of everything. He's lost control of the borders, lost control of immigration, and lost control of spending. The skyrocketing cost of living is difficult for both people who've lived in Canada for a long time and for newcomers. You've been pinching your pennies long enough. It's time for government to start pinching its pennies. एक जमाना था जब कनाडा दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव कंट्रीज में से एक था, लेकिन आज कनाडा की कहानी कुछ और है। आज कनाडा में रिसेशन, जॉब क्राइसिस और हाउसिंग क्राइसिस जैसे कई बड़ी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से आज कनाडा एक सपना कम और समस्याओं का समुंदर ज्यादा बन चुका है। ये देखिए, पिछले 3 सालों में कनाडा में बेरोजगारी 5% से बढ़कर लगभग 7% तक पहुंच चुकी है, और उनके रूलिंग पार्टी में इतनी केओस है कि पहले उनके एफएम ने रिजाइन कर दिया और परसों ही खुद प्रेसिडेंट ट्रूडो ने भी अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. लेकिन दोस्तों आज भी भारत में हजारों लोग हैं जो कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हमने एक ऐसा रिपोर्ट बनाया है जिससे आपको ये समझ आएगा कि कनाडा में अचानक से इतनी सारी समस्याएं कैसे हो रही हैं, वहाँ की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में ऐसे कौन से बदलाव आए हैं जिसकी वजह से कनाडा की इकोनॉमी कमजोर होती जा रही है, और अगर आप कनाडा में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस सीखना चाहता है तो प्लीज़ उनके साथ इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए। आपके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो फ्री है, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं कनाडा की कहानी से। दोस्तों पिछले 15 सालों में कनाडा की इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब बड़े देशों की हालत खराब हो गई, तब कनाडा ने अपने प्रोग्रेसिव सोच और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स के साथ ऐसा कमबैक किया कि बड़े देश हैरान हो गए। ये देखिए, 2020 से लेकर 2023 तक कनाडा की जीडीपी ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ी कि जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे बड़े देश भी पीछे रह गए। 2020 से लेकर 2023 तक जहां एक तरफ जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ 0.7% पर थी, फ्रांस 0.7% पर थी, यूके 0.6% पर थी, और वहीं दूसरी तरफ कनाडा 1.4% से ग्रो कर रही थी। लेकिन दोस्तों कनाडा के ये बड़े जीडीपी नंबर्स सिर्फ दिखाने के लिए अच्छे लगते हैं, असली में सच कुछ और है। ये जीडीपी ग्रोथ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन या प्रोडक्टिविटी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इमिग्रेशन के दम पर हो रही है। ये देखिए, 2022 में कनाडा ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया जब उन्होंने 4.31 लाख नए परमानेंट रेसिडेंट्स को अपने देश में जगह दी, और 2023 में ये टारगेट 4.65 लाख कर दिया गया, जो वहां की पूरी पॉपुलेशन का 1% हिस्सा है। अब जरा सोचिए, हर नई एंट्री के साथ कनाडा की इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। मान लीजिए एक इंडियन स्टूडेंट कनाडा जाता है, कॉलेज की फीस भरते ही एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट मिलता है, और जब ये स्टूडेंट ग्रोसरीज खरीदता है तो रिटेल और फूड इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलता है, और जब ये स्टूडेंट्स वीकेंड पर दारू पीते हैं तो बियर इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलता है। तो एक नई एंट्री कई सारे सेक्टर्स को एक साथ बूस्ट करती है। और जरा सोचिए, हर नई एंट्री के साथ कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है और लेबर फोर्स बढ़ती जाती है। तो देखने में सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन दोस्तों यहीं पर एक ट्विस्ट है। जैसे जैसे कनाडा में पॉपुलेशन बढ़ता गया, जीडीपी को तो बूस्ट मिला, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा कम हो गया। ये देखिए, कनाडा की रियल जीडीपी पर कैपिटा लगातार 18 महीनों से गिरते जा रही है। यानी कनाडा में लोग ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनकी इनकम बढ़ नहीं पा रही है। तो सवाल यह है कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है?
दोस्तों यहीं पर आते हैं इमिग्रेशन के साथ आने वाले 3 बड़ी समस्याएं। पहली समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, जैसे जैसे लोग कनाडा में बढ़ते गए वैसे वैसे कनाडा में बेरोजगारी भी बढ़ते जा रही है। 2022 से लेकर 2024 तक कनाडा में बेरोजगारी 5% से बढ़कर लगभग 7% तक पहुंच गई। और जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होते तो वो कमा नहीं पाते, जिसकी वजह से वो खर्चा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाते। और जब बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाते तो वो नए जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाते। ये है इमिग्रेशन की पहली समस्या। इसकी दूसरी बड़ी समस्या है बढ़ते पॉपुलेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पर बढ़ता हुआ प्रेशर। दोस्तों कनाडा में पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और जॉब मार्केट इस बढ़ते पॉपुलेशन के स्पीड के साथ बढ़ नहीं पा रही और इसका सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है टोरंटो और वैंकूवर पर। ये देखिए, ये ब्लैक लाइन दिखाता है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये रेड लाइन दिखाता है कि हाउसिंग प्राइसेस साल 2000 के बाद इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि लोगों की इनकम पीछे रह गई। तो हाउसिंग प्राइसेस और इनकम के बीच का जो गैप है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब एक तरफ इनकम की ग्रोथ स्लो होती जा रही है और दूसरी तरफ हाउसिंग प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। अब ये देखिए, ये चार्ट दिखाता है प्राइस टू इनकम रेशियो, मतलब एक आम आदमी को अपना घर खरीदने के लिए कितने सालों की सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप इस ग्राफ में देखो तो 1990s के दौरान एक आम आदमी सिर्फ 3 साल काम करके अपना घर खरीद सकता था, लेकिन आज उसको 7 साल की सैलरी देनी पड़ेगी एक घर खरीदने के लिए। और ये तो नेशनल एवरेज है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों की बात करें तो टोरंटो और वैंकूवर में घर खरीदने के लिए आपको 11 साल की सैलरी देनी पड़ेगी। और इसका नतीजा क्या हुआ? मिडिल क्लास के लिए होम ओनरशिप एक सपना बन चुका है। और इसका मतलब ये है कि लोगों का सारा पैसा सिर्फ घर की EMI और रेंट पर जा रहा है और वो इकोनॉमी में कंज्यूमर्स नहीं बन पा रहे हैं। तो ज्यादा लोग गाड़ी, फर्नीचर और लग्जरी गुड्स जैसी चीजें नहीं खरीद पाते, जिसकी वजह से वहां बाकी बिजनेसेस भी ग्रो नहीं कर पाते। ये है इमिग्रेशन की दूसरी समस्या। और यहीं से दोस्तों एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। जब लोगों के पास स्टेबल इनकम नहीं होती, वो अपने खर्चे सिर्फ जरूरत की चीजों तक सीमित कर लेते हैं, जैसे रेंट और ग्रोसरीज। इसकी वजह से नई गाड़ी खरीदना, गैजेट्स अपग्रेड करना या रेस्टोरेंट्स में जाकर खर्चा करना, ये सब कुछ बंद हो जाता है। और जब लोग खर्चे कम करते हैं तो बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड कम दिखाई देती है और डिमांड गिरने पर बिजनेसेस अपना एक्सपेंशन रोक देते हैं और नए प्रोडक्ट्स बनाना बंद कर देते हैं। और जब बिजनेसेस एक्सपैंड नहीं कर पाते तो नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाते और इसका नतीजा ये है कि ज्यादातर लोग बेरोजगार होते हैं और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। और जब तक ये साइकिल टूटेगा नहीं, तब तक कनाडा के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। यह है दोस्तों कनाडा में इमिग्रेशन से जुड़ी असली समस्याएं। एक तरफ GDP के बड़े बड़े नंबर्स और दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी में बढ़ती हुई मुश्किलें। लेकिन ये सब देखकर एक सवाल पैदा होता है, अगर इमिग्रेशन से इतनी बड़ी समस्याएं हो रही हैं तो कनाडा इतने सारे इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप क्यों दे रहा है? दोस्तों कनाडा का पहला प्रॉब्लम है एजिंग पॉपुलेशन एंड लेबर शॉर्टेज। कनाडा की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से ओल्ड होते जा रही है और 2030 तक कनाडा के 23% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के होंगे और बिना इमिग्रेशन के कनाडा की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि कुछ ही सालों में उनके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेज नहीं होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रीज में वर्कर्स नहीं होंगे और IT में इंजीनियर्स नहीं बचेंगे। इसीलिए कनाडा ने इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने का फैसला किया ताकि और लोग कनाडा में आकर जॉब करें और उन्हें लेबर शॉर्टेज से बचाएं। लेकिन फिलहाल कनाडा में प्रॉब्लम यह है कि जो लोग बाहर से कनाडा में आ रहे हैं उनके पास वो सर्टिफिकेशंस नहीं है जिनकी इंडस्ट्री में आज जरूरत है। दूसरा कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ और कंजम्पशन। और जैसा हमने देखा, जैसे जैसे इमिग्रेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे कनाडा की GDP भी बढ़ रही थी। लेकिन फिलहाल कनाडा में प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह भारत में मुंबई और बैंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में बाकी शहरों के मुकाबले ज्यादा जॉब्स हैं, उसी तरह कनाडा में ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज वैंकूवर और टोरंटो जैसे शहरों में ही है। तो जब सारे लोग बस इन्हीं 2 शहरों में बसते हैं तो वहां एक हाउसिंग क्राइसिस पैदा हो जाता है। और ये हम आज मुंबई में भी देख रहे हैं, जहां पर एक 1 BHK फ्लैट भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए में बिकता है। तो कनाडा और इंडिया दोनों को भी ये समझना जरूरी है कि हम हमारे सारे शहरों को इवनली डेवलप करें
और ये हमने महाराष्ट्र के केस स्टडी में बताया है। वरना एक जगह इतनी भीड़ होगी कि लोगों के पास घर नहीं होगा और छोटे शहरों की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वहां पे स्किल्ड लेबर बचेंगे ही नहीं। तीसरा कारण है ग्लोबल टैलेंट के लिए कंपटीशन। दोस्तों, कनाडा के साथ साथ यूएस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज स्किल्ड वर्कर्स के लिए compete कर रहे हैं और टैलेंट के बिना ये अपने इंडस्ट्रीज को चला नहीं पाएंगे। इसलिए आज भी कई सारे कॉलेजेस इंडियन स्टूडेंट्स का वेट करते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को मार्केट करते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि जब कनाडा इमिग्रेंट्स को अंदर लेता है, उनके स्किल को देखकर वो उन्हें सिटीजनशिप दे देते हैं। लेकिन जब वो इंजीनियर्स को सिटीजनशिप देते हैं, सबको लगता है कि ये लोग जाकर इंजीनियरिंग जॉब्स करेंगे। लेकिन असल में गवर्नमेंट डेटा ये बताता है कि 31% प्रिंसिपल इमिग्रेंट्स कैशियर और फैक्ट्री वर्कर जैसे जॉब करते हैं और उनके 37% डिपेंडेंट्स भी लोअर स्किल्ड जॉब्स में काम करते हैं। जैसे अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाए तो आप इंजीनियर होने के बावजूद भी आपको सिर्फ कैशियर का जॉब मिलेगा और आपकी पत्नी को टीचर का क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ फैक्ट्री वर्कर का काम मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कनाडा में टीचर बनने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और यहाँ की कई सारे डिग्रीज कनाडा में रिकॉग्नाइज नहीं होते। तो टैलेंट और क्वालिफिकेशन दोनों भी होने के बावजूद भी आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा और कैनेडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। यह है दोस्तों कनाडा की कहानी। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो 3 बातों का ध्यान रखो। पहला, कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही बढ़िया है, लेकिन बहुत ध्यान से ये पता करो कि जो स्किल आपको मिल रहा है उसके लिए मार्केट में जॉब्स है कि नहीं। दूसरा, अगर आपको जॉब वैंकूवर या टोरंटो में मिलता है तो इस बात का ध्यान रखो कि आपका ज़्यादातर सैलरी सिर्फ हाउसिंग में ना चला जाए, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। इसीलिए अगर आप टोरंटो या वैंकूवर में हो तो जस्ट मेक श्योर दैट यू गेट अ हाई पेइंग जॉब। तीसरा, अगर आप यहाँ के प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ कनाडा जा रहे हो तो ये ज़रूर पता करना कि आपकी डिग्री कनाडा में रिकॉग्नाइज होती है कि नहीं, क्योंकि वो आपको सिटीजनशिप तो दे देंगे लेकिन आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक इंडियन होने के नाते मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप कनाडा जाकर इतनी तकलीफ उठाने के लिए रेडी हो तो भाई भारत में ही रह जाओ और इंडिया के लिए काम करो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अपना देश परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर इस देश को परफेक्ट नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। ये है दोस्तों कनाडा की कहानी और इसके साथ साथ हम 2 और इकोनॉमिक पेपर्स को अटैच कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, जिसको पढ़कर आप कनाडा के 2 और मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और इकोनॉमिक केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।